हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से हाजिर हैं आपके लिए एक बेहतरीन सेशन लेके, जो कि है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। बच्चों को इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है। ये डिटेल में मैंने नहीं दिया, लेकिन जितना भी दिया है आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इनफ है। आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी ही नोट्स में आपको कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को। इसको हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो कि प्रेजेंट होती है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से आ जाता है कि ये प्रेजेंट कहाँ होती है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में इनर साइड प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं हम, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हमारी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है। तो मैं एक बार आपको बता देती हूँ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती कहाँ है। ये एक शॉर्ट में बना के दिखाती हूँ मैं आपको। ऐसे होती है ना, फिर उसमें ऐसे 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 फोल्ड होते हैं ना। हाँ, कैसे बनाते हैं? हाँ, ऐसे ऐसे फोल्ड होते हैं, ऐसे। चलो, ये बन गया। उसके बाद यहाँ पे हमारे क्या होते हैं? F1 के पार्टिकल्स। ठीक है, एटीपी सिंथेटेज बन गए। अब देखो क्या होता है। ये हो गया हमारा इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ठीक है, ये हो गए हमारे एटीपी सिंथेटेज। जिसको हम F और F1 ATPase भी बोलते हैं। ये हो गई हमारी इनर मेम्ब्रेन, इसको ही मैं बताना चाह रही थी। और ये होगी हमारी आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको पता चल गया इनर वाली कहाँ है, आउटर वाली कहाँ है। ये F1 ATPase कहाँ है? ये देखो, ये दो जगह हमने पढ़े थे ना। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जो हमारा F1 है, जो मेम्ब्रेन में अटैच होता है। और देखो F0 जहाँ से हमारी एनर्जी जनरेट होती है, वो किधर की साइड है? मैट्रिक्स की साइड है। और ये क्लोरोप्लास्ट जहाँ पे हमारी, वहाँ पे भी हमारा किधर की साइड होती है? वहाँ पे हमारी आउटर साइड होती है, यहाँ पे हमारी इनर साइड है। ठीक है, और ये हमारा इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है। तो मैट्रिक्स में होती है क्रेब्स साइकिल, मैट्रिक्स में ही होती है ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। तो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं 5 कॉम्प्लेक्सेस। माइटोकॉन्ड्रिया इनर मेम्ब्रेन में जो हमारे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बनती, मतलब ट्रैवल करती है, तो उसमें हमारे बनते हैं 5 कॉम्प्लेक्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहीं से आता है। कुछ क्वेश्चन इसमें हमारे 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स होता है हमारा NADH2 डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। सेकंड कॉम्प्लेक्स होता है हमारा FADH2 डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स, जिसको हम सक्सिनल डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। जो क्रैब्स साइकिल में जो सक्सीनेट हमारा बनता है, वो यहाँ पे रिजनरेट हो जाता है। उसके बाद आता है हमारा थर्ड कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम BC1 और साइटोक्रोम रिडक्टेज भी बोलते हैं हम इसको। फोर्थ हमारा होता है साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3, जिसको हम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज भी बोलते हैं। ऑक्सीडेटेज भी बोलते हैं। फिफ्थ कॉम्प्लेक्स होता है हमारा ATPase, जिसको हम FO और F1 कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। यहाँ से हमारी एनर्जी जनरेट होती है। इसका जो फेस होता है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर की साइड होता है। ठीक है ना। उसका जो सीक्वेंस होता है साइटोक्रोम का, वो क्या होता है? B1 से, ये हमारा सीक्वेंस है, B1 से जाएगा C1 में,
बी से जाएगा साइटोक्रोम C1 में, फिर जाएगा साइटोक्रोम C में। ये जो साइटोक्रोम C है ये कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता लेकिन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसके बाद वो साइटोक्रोम C से जाएगा साइटोक्रोम A में, और साइटोक्रोम A से जाएगा साइटोक्रोम A3 में। ये सबसे लास्ट होता है, और यहाँ पे हमारा वो FAD लेके हमारा ऑक्सीजन वाटर बनाता है। अब उसके बाद आया है यूबिक्विनोन होते क्या हैं। यूबिक्विनोन हमारे जो होते हैं वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं, जो हमारे कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और सेकंड के बीच में होते हैं और रिसीव करते हैं इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन फ्रॉम बोथ कॉम्प्लेक्सेस एट द सेम टाइम। जो साइटोक्रोम C होता है वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं, किसमें थर्ड और फोर्थ कॉम्प्लेक्स के बीच में होते हैं साइटोक्रोम, और ये होते हैं हमारे फर्स्ट और सेकंड साइटोक्रोम के बीच में। ये भी इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को रिसीव करते हैं एट द सेम टाइम, और ये प्रेजेंट होते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन टुवर्ड आउटसाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या पूछते हैं, जो बेसिक चीज होती है वो कभी नहीं पूछते एग्जाम्स में, जो एक्सेप्शनल होता है चैप्टर का वही पूछते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है कि जो साइटोक्रोम C है वो किधर की साइड होता है। सारे साइटोक्रोम होते हैं वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के इनर साइड होते हैं, और ये हमारा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के आउटसाइड होता है। जो साइटोक्रोम C है वो वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल है, अटैच होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से। एक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आता है, मैंने क्या है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड नोट्स हैं वो मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। ये इसका डिटेल प्रोसेस नहीं है, अगर आपको डिटेल प्रोसेस पढ़ना होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, लेकिन इसमें इनफ है, क्वेश्चंस के लिए इनफ है। इससे ज़्यादा बाहर क्वेश्चन नहीं आते, इसी से ही रिलेटेड क्वेश्चन आते। कौन सा कॉम्प्लेक्स क्या बनाता है, इस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, यूबिक्विनोन कौन से कॉम्प्लेक्स के बीच में होता है, साइटोक्रोम C कौन से कॉम्प्लेक्स के बीच में होता है, कौन सा कॉम्प्लेक्स सोल्यूबल है, कौन सा आउटसाइड है, कौन सा इनर साइड है। अब इसमें एक होता है, सारे जो साइटोक्रोम्स होते हैं वो FeS कंटेनिंग प्रोटीन्स होते हैं, मतलब कि आयरन सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन होते हैं। लेकिन एक साइटोक्रोम A3 जो सबसे लास्ट वाला है वो हमारा आयरन और कॉपर सल्फेट होता है उसके सेंटर में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एक ये ही है जिसमें कॉपर होता है और बाकी सब में आयरन सल्फेट के प्रोटीन होते हैं, ठीक है, सेंटर में। एक ये भी क्वेश्चन आता है जो इनिबिटर पे भी क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के इनिबिटर कौन है। तो जो कॉम्प्लेक्स 1 के बाद जो कॉम्प्लेक्स 3 से उसको नेक्स्ट नहीं जाने देते वो होता है रेटिनोन, एक हर्बिसाइड है। रेटिनोन एक हर्बिसाइड है, इंसेक्टिसाइड्स भी है। रेटिनोन क्या है, एक प्लांट प्रोडक्ट है, इनिबिट करता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू कॉम्प्लेक्स 1। कॉम्प्लेक्स 1 से वो ट्रांसफर नहीं होने देता इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स 2 के पास। तो ये क्या है, ये इट यूज्ड एज ए फिश पॉइजन, ये फिश पॉइजन में भी यूज होता है एंड एज ए इंसेक्टिसाइड भी है। ये हार्बिसाइड इंसेक्टिसाइड्स बोथ में काम करता है। ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्स 1 से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होने देता कॉम्प्लेक्स 2 में। उसके बाद एक और आता है एंटीमायोसिन, ये भी एक इलेक्ट्रॉन इनिबिटर है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का इनिबिटर है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर नहीं होने देता कॉम्प्लेक्स 2 से कॉम्प्लेक्स 3 में। एक होता है 4th के पास, 4th में इनिबिटर होते हैं CN और CO नेगेटिव, CN और CO, ये इनिबिटर है। ये तीनों इनिबिटर इंपॉर्टेंट है और ये भी एग्जाम्स में आए हुए हैं, आप इसको याद कर लेना, ठीक है फ्रेंड्स। और एक एंटीमायोसिन के बारे में पढ़ लो, ये एक एंटीबायोटिक होती है। एंटीमायोसिन एक एंटीबायोटिक होती है जो ब्लॉक करती है इलेक्ट्रॉन एट द लेवल ऑफ द कॉम्प्लेक्स 3। कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 में इलेक्ट्रॉन्स को नहीं जाने देता, जो इनिबिट कर देता है। और जो इंपॉर्टेंट टर्म है सेलुलर रेस्पिरेशन से, मैंने थोड़ा सा वो भी आपको बता देती हूँ मैं। होता क्या है, जो ग्लाइकोलाइसिस होती है, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, इसमें ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजनलाइसिस और ग्लाइकोनियोजेनेसिस। तो क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस में ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, जो ग्लूकोज टूट के क्या बना लेता है, 2 पायराइड बना लेता है। वो तो सबको ही पता है, ग्लाइकोलाइसिस ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। उसके बाद आता है ग्लाइकोजन, पहले तुम पूरा पढ़ा करो ना, ये ग्लाइको पे खत्म है, ग्लाइकोजन पूरा ग्लाइकोजन बन चुका है। उसके बाद सिस मतलब ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, तो मतलब कि ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन हो रहा है। जो सिस होता है वो फॉर्मेशन के लिए होता है, जो लाइसिस होता है वो ब्रेकडाउन के लिए होता है। तो ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन हो रहा है। ग्लाइकोजन किससे बनेगा, ग्लूकोज से बनेगा ना। तो ग्लूकोज से जो ग्लाइकोजन बनता है उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजन फॉर्मेशन, ग्लाइकोजेनेसिस। उसके बाद आता है ग्लाइकोजन लाइसिस, L है,
लाइसिस। अब यहाँ पे ग्लाइकोजन टूट रहा है, जब ग्लाइकोजन टूटेगा तो क्या निकलेगा, ग्लूकोज बनेंगे। तो ग्लाइकोजन का जब लाइसिस होंगे तो ग्लूकोज बनेगा, जब ग्लूकोज को जोड़ेंगे तो ग्लाइकोजन बनेगा। तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हो रहा है। उसके बाद आता है ग्लाइकोनियोजेनेसिस। इसमें क्या होता है, नॉन कार्बोहाइड्रेट से हमारा कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, जिसमें हमारा फैट्स और प्रोटीन जो हमें एसिटाइल कोएंजाइम से डायरेक्ट, जैसे हमारा फैट्स है, फैटी एसिड्स हैं, ग्लाइसरोल्स हैं, इनको क्या करा, इनका ऑक्सीडेशन होता है, तो उसको बोलते हैं हम ग्लाइकोनियोजेनेसिस। उससे हमारा एनर्जी बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, तो ये इतना ही है। इसके बाद हमारा क्या आता है, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। ये भी सेलुलर रेस्पिरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करते हैं, तो रोल प्ले करते हैं, तो हम उसमें पढ़ लेते हैं एक बार। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन होता क्या है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्व, वॉल्यूम ऑफ O2 यूज। जितना CO2 यूज हुआ है कितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकली है। जैसे हम ग्लूकोज में 6 CO2 निकलते हैं, 6 CO2 यूज होती है तो 1 आता है। तो रेस्पिरेशन मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट्स का 1 होता है, ऑलवेज 1 होता है। फैट्स में क्या होता है, 0.7 होता है, प्रोटीन में 0.9 होता है, ऑक्सैलिक एसिड में 4 होता है, मैलिक एसिड में 1.33। ये जो हमारे एसिड होते हैं ना, ऑक्सैलिक एसिड, सॉरी मैंने एसिड यहाँ पे लिखा नहीं, आप लिख लेना। एसिड, ये जो एसिड होते हैं ऑलवेज मोर देन 1। एक बार क्वेश्चन में ये भी आया था, उसमें ये 4 या 1.33 नहीं लिखा था, उसमें लिखा था कि किसका रेस्पिरेटरी क्वेश्चन मोर देन 1 होता है। अब मोर देन 1 में मैं कंफ्यूज हो गई, मुझे पता ही नहीं चल रहा था कौन सा 1 मोर देन 1 में, मतलब एकदम ध्यान नहीं आता मोर देन 1। तो आप लगाओगे कि ऑलवेज मोर देन 1 एसिडिक्स का होता है, जो एसिड्स होते हैं उनका सबका ऑलवेज मोर देन 1 होता है। लेकिन अगर स्पेशलाइज्ड करके पूछा जाए कि ऑक्सैलिक एसिड का कितना था, तो आपको याद होना चाहिए 4 होना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 1.33 होना चाहिए, फैट्स का 0.7, प्रोटीन का 0.9। आप इस सबको याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। आप वीडियो को पॉज करके आप वीडियो को अपने नोट्स बना सकते हैं, साथ में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। तो अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा होगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।